काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि हमारे घर में पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है। अगर पैसा आ रहा है और खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपका साउथ ईस्ट खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है लेकिन वो बीमारियों पे खर्च हो रहा है तो साउथ वेस्ट खराब है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और वो डूब रहा है बार बार, तो आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों। वास्तु में कोई भी चेंजेस के लॉजिक पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि अगर किसी को कुछ डायरेक्शन देखनी नहीं आती तो वास्तु की कोई ऐसे रेमेडी बताएंगे जिसको करते ही असर आ जाए। तो हमने उनको यही कहा कि घर को क्लटर फ्री कर दो, 50-60% आपका घर वैसे ठीक हो जाए। मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जब हम मंदिर में पूजा करेंगे हमारा फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए रादर देन भगवान जी तो चारों तरफ है। लेकिन जब मैं पूजा करूंगा तो मेरा फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगा तो मेरी पूजा फलीभूत। पुराने एंशिएंट इंडिया में राजा महाराजाओं का वास्तु अलग होता था और प्रजा का वास्तु अलग होता था ताकि वो आगे ना बढ़ जाए। हाँ जी, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है, अगर बहुत ट्राई करने पर भी घर वालों के साथ नहीं बन रही है, रिलेशनशिप्स खराब रहती है, अनबन रहती है, या फिर घर में कोई ना कोई बहुत समय से बीमार है या बीमारियां लगी ही हुई हैं और ठीक ही नहीं हो रही, तो वास्तु एज अ टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव योर लाइफ, टू इम्प्रूव मनी, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ये एपिसोड उसके बारे में है। आप सभी का स्वागत है टू वास्तु 101 बिगिनर स्पेशल एपिसोड विद द मोस्ट हम्बल एंड रिनोन्ड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर भूपेश सिंगल, जो कि क्लेम करते हैं कि वास्तु एक बहुत ही लॉजिकल स्टडी है ऑफ डायरेक्शंस, और वो जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी सजेस्ट करते हैं, उनके पीछे एक लॉजिकल एस्पेक्ट होता है। वेल एवरीबडी, अगर आप अपने घर को रेनोवेट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ अ वास्तु स्पेशल एपिसोड फॉर योर होम इन रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ एंड करियर। एंड आई विल नाउ लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, लॉजिकल कॉन्वर्सेशन है। प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली लॉजिकल, इंटरेस्टिंग एपिसोड। अच्छा, एक बैठे बैठे सवाल आया मेरे मन में कि आपको क्या लगता है कि सनातन का रंग ऑरेंज क्यों है? इसलिए है कि दूर दूर तक जाना चाहिए, इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी की निशानी है, इसलिए है कि सनातन धर्म में सबसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मैंने ना अक्षत गुप्ता हैं उनके पॉडकास्ट में सुना था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि सनातन का कलर ऑरेंज इसलिए भी है क्योंकि वो सूरज जब उगता है ना ऑरेंज तो कलर वो का होता ऑरेंज है, कलर का होता है, बिल्कुल, और जब वो छुपता है तब भी वो तब भी ऑरेंज ऑरेंज कलर कलर का का। होता है। तो जहाँ से कोई चीज़ उग रही है, जो तो उदय और जहाँ से, अंत ऑरेंज ही तो है। हाँ, तो वो बहुत खूबसूरत इंटरप्रिटेशन थी कि सनातन से शुरुआत हुई है, सनातन रोशनी है। जिनके घर में डार्क कलर्स होते हैं जैसे पर्पल, मरून, आई डोंट थिंक ब्लैक तो कोई नहीं करवाता है, बहुत मगर घरों में होते हैं जो ब्लैक। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक कलर आ गया तो डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो वो वाला कलर है मेरा, वो अग्रेशन और डिप्रेशन को एनहेंस करता है। मेरे कई सारे वीडियो हैं, एक वीडियो थी, उसके अंदर एक बहुत फेमस एक्टर ने सुसाइड किया था। हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें हमको अप्रिशिएट भी किया और कई लोगों ने हमको गालियाँ भी दी, लेकिन सच्चाई का सामना करना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर कहीं भी आपका ब्लैक या ब्लू कलर आ जाए तो डिप्रेशन तक आ सकता है और सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस में रिसर्च में देखा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर मेरा कुआं या बोरिंग आएगी, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर द सुसाइडल अटेम्प्ट। ऐसा भी कुछ होता है ना कि कुछ घर के किसी एरिया में भारी होना चाहिए और कोई घर का एरिया बहुत लाइट होना चाहिए, कि स्टोर रूम कहीं बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। देखिए ना, बहुत बेसिक चीज़ें की बात कर रहे हैं। पहले जो शास्त्री जी आया करते थे वो ये कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, इसको नीचे कर लो, इसके ऊपर कर लो। आज एक बात बताएं, अभी आपने एक छोटी सी बात की, आपने एक फ्लोर लिया, उस फ्लोर में क्या नीचे और क्या ऊपर कर लोगे आप? कुछ नहीं। बस फिर आज फ्लोर सिस्टम अगर आ गया तो मैं क्या नीचे रख सकता हूँ या क्या ऊपर कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं ना। देखिए, इनका मतलब ये होता था क्या मैं क्लटर ना रखूं,
नॉर्थ ईस्ट में मैं कुछ भी हैवी एलिमेंट ना रखूं और साउथ वेस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट रखूं। पहले के टाइम में इसलिए ऐसा करा करते थे। एक साइंटिफिक बात बताता हूँ, हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं हो कि नॉर्थ ईस्ट खाली क्यों रखना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप बहुत देर से मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट क्यों खाली रखना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता। चलो, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यही सुना है, नॉर्थ ईस्ट खाली रखना चाहिए या नीचे रखना चाहिए या हल्का रखना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी रखना चाहिए, क्यों? अच्छा चलो, एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। और सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट से। ठीक है, सन की मूवमेंट क्या होती है? ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। क्या वो कभी नॉर्थ ईस्ट में गया? नहीं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे क्लटर रख दूंगा, बहुत सारी भारी चीजें रख दूंगा, तो सनलाइट जा ही नहीं पाएगी ना वहां पे। हमारे पूर्वजों को ये पता था क्या ज्ञान आगे तक जाने में कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बता दी, क्या जी नॉर्थ ईस्ट में खाली रखना और भारी सामान नहीं रखना। आज सनलाइट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस से पूरी प्राण ऊर्जा चलती है। आज कभी बचपन में, आज जब कभी आप बहुत छोटे होंगे या आपने दादी नानी से कभी पूछा होगा, पहले के टाइम में जॉन्डिस होता था किसी बच्चे को, तो क्या करते थे? धूप में लेटा देते। आज धूप कितनी जरूरी है कि हमारी दादी नानी या उनके पूर्वजों को पता था। आज विटामिन डी की कमी होती है तो क्या कहते हैं? धूप ले लो। ये तो है ही, क्योंकि जिन घरों में डायरेक्ट धूप आ रही होती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, आधे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और उनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है। प्राइस की तो सेकंड थॉट है। आज जिस घर में डायरेक्टली सनलाइट आती है ना, आधे वास्तु दोष तो वैसे ही खत्म है। तो इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं क्लटर नहीं रखूंगा या उसको भारी नहीं करूंगा, तो सनलाइट जाने के चांस तो हो जाएंगे ना। उगते हुए सूरज की रोशनी हमेशा हेल्दी होती है, इसलिए वो करते हैं। और जब साउथ वेस्ट में सूरज आता है तो ऑलमोस्ट 2 से 4 बजे का समय होता है। आप एक चीज देखें कि 2 से 4 बजे की दोपहर की धूप टॉलरेट नहीं होती, इसलिए बोला था कि वहां को बिल्कुल स्टोर रूम बना दो, कोई ऐसा बेडरूम ना बनाओ कि हीट आपके पास बहुत ज्यादा है। सिंपल साइंटिफिक लॉजिक सबके पीछे कोई ना कोई रीजन। 100%। ये तो समझ आया कि हर कलर बहुत डीप लेवल पे हमें इफेक्ट करता है, बट कलर्स कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए? देखिए, घर में सारे डायरेक्शन में कलर होंगे। जब तक आपके पास वास्तु ग्रिडेड मैप नहीं है, आप कलर डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत जनरल सी लैंग्वेज में मैं हर एक को ये कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है आप कोई कलर डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप पूरे घर को ऑफ वाइट कर दीजिए। उसके 2 फायदे हैं, एक तो वास्तु ऑस्पिशियस हाउस बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, सनलाइट बहुत अच्छी रहेगी, लाइट बहुत अच्छी रहेगी उस घर में। सॉरी, मैं सनलाइट कह रहा हूँ, लाइट बहुत अच्छी रहेगी उस घर के अंदर, ठीक है। अगर किसी के घर के अंदर नेचुरल लाइट या लाइट बहुत अच्छी होगी ना, तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप कम होती चली जाएगी। समझ गई। अब आते हैं हम मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे। इस टॉपिक का सबको इंतज़ार रहता है, बहुत कॉमन भी है और सबको ज़्यादा दिलचस्पी भी है। तो बात करते हैं मंदिर की। अरे वाह। वैसे मंदिर को लेकर तो बहुत सारे डाउट्स हैं, बट स्टार्ट करते हैं पहले कि मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पूछना है कि हमारा फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, मंदिर कहाँ होना चाहिए। मैं पूरे देश में इतनी जगह घूमा हूँ, हर जगह का कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब मैं साउथ घूमता हूँ, साउथ का कॉन्सेप्ट है कि हमारा फेस या भगवान जी का फेस। तो एक सिंपल भाषा में एक बात कहता हूँ, अगर हमको एक जनरल मंदिर बनाना है, जैसे आपके घर में है, मेरे घर में है, किसी के घर में है, जो एक जनरल पब्लिक है, मीन्स वो साधक नहीं है, अगर किसी जनरल पब्लिक के लिए बनाना है, तो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में, आई एम नॉट टॉकिंग द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ से ईस्ट तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री इज द नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट इज द 45 डिग्री। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, यूट्यूब में भरी पड़ी है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो। नहीं, नॉर्थ से ईस्ट तक का मंदिर कहीं बना सकते हो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजायर नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरे को कोई एक साधक बनना है, किसी चीज का उपासक बनना है, क्या मेरे को कोई देवी देवता अलग से पूजने हैं, तो उनके लिए अलग अलग डायरेक्शन है। अच्छा, जैसे बहुत सिंपल सी एक बात करता हूँ, अगर मेरे को माता रानी का, शेरा वाली माता का उपासक बनना है, मेरे को शेरा वाली माता की घर में बहुत बड़ा सा मंदिर बना रहा है और उनकी साधना करनी है, तो मंदिर 100% साउथ ईस्ट में बनना चाहिए। अच्छा, मेरे को काली माता का उपासक बनना है, तो मेरे को साउथ में मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन आस्था और उपासक बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर जनरल मूर्तियां सभी रख देंगे। भगवान जी को मेरे को वहां स्थापित करना पड़ेगा। किसी को हनुमान जी का उपासक बनना है,
तो साउथ और साउथ ईस्ट में मंदिर बना लें। तो मतलब अलग अलग पर्पस के अलग अलग एग्जैक्टली डायरेक्शंस हो गए। अगर इसको तांत्रिक बनना है तो साउथ वेस्ट में मंदिर बना लें। और फिर उसको तो फिर तमस लैंड भी लेना पड़ेगा। तो कोई माने, साउथ वेस्ट इज ऑल्सो, मैंने आपको क्या कहा, ऑरेंज का मतलब क्या है, हीटेड लैंड, तो अपने आप तमस हो जाएगी ना। अच्छा, ऐसा भी होता है कि घर का मंदिर अलग होता है और ऑफिस का मंदिर अलग होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदिर इज अ मंदिर। ठीक है दूसरा, आपने पूछा हमारा फेस कहाँ होना चाहिए। जी। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जब हम मंदिर में पूजा करेंगे हमारा फेस नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, भगवान जी का नहीं। अच्छा। मैं कर्नाटका बहुत वास्तु करता हूँ, साउथ इंडिया में बहुत वास्तु करता हूँ। मैं गुवाहाटी गया था, मैंने वहाँ देखा, वहाँ के लोगों को पता नहीं, एक मिसकॉन्सेप्शन है भगवान जी का फेस नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारा फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए रादर देन भगवान जी। भगवान जी तो चारों तरफ है ना, लेकिन जब मैं पूजा करूंगा तो मेरा फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगा तो मेरी पूजा फलीभूत होगी, अदरवाइज माइंड कॉन्फ्लिक्ट चलते चले जाएंगे। समझ गई। अब मंदिर में हम अलग अलग मूर्तियों की स्थापना करते हैं, स्थापना क्या सही शब्द होगा? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो कौन सी, कितनी साइजेस की मूर्ति कंपलसरी होती है कि इससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं होनी चाहिए घरों में? देखो, घरों में अगर हम बात करते हैं 9 इंच से ऊपर की मूर्तियां कोई भी नहीं होनी चाहिए। हम फोटो जितनी मर्जी बड़ी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोई स्टेचू लगा रहा हूं किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवताओं का, तो 9 इंच से बड़ा नहीं लगा सकता। अगर 9 इंच से बड़ी होती है तो मेरे को उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी और प्राण प्रतिष्ठा के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। समझ गई। और ऐसा भी होता है कि सेम भगवान जी की मल्टीपल मूर्ति एक मंदिर में नहीं होनी चाहिए? देखो, मैं तो कहता हूँ कोशिश करें जितने कम से कम भगवान जी की मूर्तियां लाएं। चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, बहुत सिंपल सा। आपके घर अगर 2 गेस्ट आएंगे और उनको आप बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेंगे, उसी दिन अगर एक साथ 20 गेस्ट आ जाएंगे, क्या हर एक पे आप ध्यान दे पाओगे? मीन्स अगर आप जितने ज्यादा भगवान जी की मूर्तियां रखेंगे, आप रिस्पेक्टिवली बात ही नहीं कर पाएंगे, उनसे अपने थॉट प्रोसेस नहीं बोल पाएंगे। मेरा मानना यह है, मंदिर का मतलब क्या है? अपने से कनेक्ट होना, भगवान से नहीं, अपने से कनेक्ट होना इज अ मंदिर। आज अगर आप 20 मूर्तियां अलग अलग रख लोगे, या गणेश जी की 5 रख लोगे, राधा रानी की 4 रख लोगे, कृष्ण जी की 3 रख लोगे, ऐसे अलग अलग मूर्तियां रख लोगे, तो किससे कनेक्ट हो पाओगे? डिस्ट्रैक्शन तो आपने खुद ही कर ली। तो इसलिए अगर आपको अपने से कनेक्ट होना है तो कम से कम मूर्तियां लिखें। समझ गई, बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। बट इसके साथ मुझे एक चीज़ और पूछनी है जो आजकल बड़ी ट्रेंड में है, कि अब ना लोग मूर्तियां सिर्फ मंदिर में नहीं रख रहे हैं, एज अ होम डेकोर पीसेस उन्हें घर रूम्स में, अपने ड्राइंग रूम में, अलग अलग जगह पे एज अ होम डेकोर पीसेस को, मूर्तियों को सजाने का प्रचलन हो गया है। तो क्या ये सही है? बहुत गलत है। मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये ना वर्स्ट पार्ट है। आज कहीं भी हम जाते हैं ना, वहां से एज अ सैंपल शोपीस हम खरीद के ले आते हैं मूर्तियां। वो भगवान जी हैं जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं। आज सपोज करा आपने एक टेबल पे मूर्ति रखी हुई है, आप मंदिर में कभी भी कोई झूठा गिलास या झूठी हाथ लगा के नहीं करेंगे, लेकिन उस मूर्ति के साथ तो क्या पता आपने कोई झूठा बर्तन रख दिए, उसमें वेज खाया और नॉन वेज खाया और लिकर इनटेक करो ना करो, वो गिलास रखा जा सकता है, वो प्लेट रखी जा सकती है। आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करें। तो इसलिए कोशिश करें या तो मूर्तियां ना लाएं तो उनको डेडिकेटली एक जगह ऐसे रखें कि वो डेकोर की चीज नहीं है। समझ गई। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मेरा ट्रैवल बहुत है, अभी पीछे कहीं आया था तो मौसम खराब के कारण प्लेन में वाइब्रेशन आती है। जब थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो प्लेन बहुत देर तक हिलता रहा। मेरे साथ में एक भाई साहब बैठे थे, वो बहुत देर तक डरते रहे और मैं हंस रहा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा, देखो हम रोज भगवान को याद करते हैं, आज भगवान ने हमको याद किया। और तब सब डर गए। तो तब मैंने उनको बताया कि कई बार जब भगवान ऐसे याद करेगा ना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए रिस्पेक्ट करें, भगवान की भी अपने बड़ों की भी, बस। तो इसलिए डेकोर की चीज नहीं है भगवान जी। ठीक है, होम डेकोर के एक और पहलू पे आते हैं, वो है कि घरों में अलग अलग पेंटिंग्स का भी अलग अलग इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। क्योंकि जब मैंने सुना था कि एटलीस्ट मेरे घर में, तो मेरे को ऐसा बचपन से कंडीशनिंग है कि घरों में ना महाभारत की फोटो नहीं लगाते, फिर घर में महाभारत हो जाती है। तो इस पे आपका क्या? तो रामायण की लगा सकते हैं। पता नहीं। अच्छा। फिर बहाना चाहना पड़ जाए। तो मैं वही कहने वाला था, रामायण के लगा तो क्या पता वनवास ना काटना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। पेंटिंग का मतलब क्या है? आइडेंटिटी।
आज अगर आप कोई भी एक स्माइलिंग फेस के बच्चे की फोटो देखें तो आपके चेहरे पे क्या रिएक्शन होगा? स्माइल आएगी। स्माइल आएगी। आप किसी ड्रैकुला की या ड्रैगन की फोटो देखेंगे तो क्या होगा? इरिटेशन या डर। इट मीन्स जो पेंटिंग है, दिस इज अ सिंबल ऑफ माइंड, क्या हमारे माइंड को क्या इमेजेस मिल रही हैं और हमारे माइंड को क्या एनर्जी मिल रही है। आपने महाभारत की फोटो की बात करी, बहुत बड़ी रेमेडी है वास्तु में ये। महाभारत की जगह गीता उपदेश पे फोटो आपने देखी है? उसमें कृष्ण जी अर्जुन का रथ चला रहे हैं और उन्होंने घोड़ों की लगाम पकड़ रखी है। वो 5 घोड़े हैं या 4 हैं या 3 हैं या 2 हैं, कभी सोचा? जो इमेजेस है ना, हमको कुछ ना कुछ 5 है ना, 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां, एग्जैक्टली। कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की लगाम पकड़ रखी है, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। और वो कह रहे हैं पार्थ, वो इंद्रियां मेरे कंट्रोल में, तो अपना कर्म कर। इट मीन्स उस टाइम अर्जुन बहुत बड़े डिप्रेशन में थे शायद, जो कृष्ण जी ने उनको ये उपदेश दिया। तो अगर मैं कृष्ण उपदेश की फोटो अपने घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा लूंगा तो डिप्रेशन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। आज आपने राम जी की बात करी, महाभारत की फोटो की बात करी हमने, अगर मैं रामायण की फोटो की बात करता हूँ, आज अगर मैं राम परिवार, राम दरबार अगर घर के ईस्ट में लगा लूंगा तो घर में रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। आपने बहुत पहले क्वेश्चन करा था, माँ बाप के रिलेशन बच्चों से या बाप बेटे के रिलेशन, भाई भाई के रिलेशन। अगर आप राम दरबार की पिक्चर, एक फोटो अपने घर के ईस्ट में लगा लेंगे ना, तो फादर और सन का, बाप बेटे का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई भाइयों में बहुत बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। अगर किसी के घर में बच्चे उनके एल्डर माँ बाप की, अपने बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप ट्राई करके देखें ये चीज़, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ और बताता हूँ बहुत अच्छी। आपने कभी ईगल देखी है? ईगल के बारे में क्या सुना है? चील के बारे में? उसका विजन बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत दूर तक दिखता है, ऊंची उड़ती है और दूर तक दिखता है। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। उसको ये पता है कि कौन से टाइम में कब उसको अटैक करना ताकि वो टारगेट को पकड़ ले। इट मीन्स एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। मैं अपने साउथ वेस्ट में अगर ईगल की फोटो लगा लूंगा ना, मेरी लाइफ में एक्सपर्टीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो पिक्चर्स का, होम डेकोर का सबसे बड़ा मतलब ये है। अब बहुत सारे होम डेकोर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जितने भी लगते हैं, जितने भी हमारे कंफ्यूजिंग स्टेट की पेंटिंग्स लगती हैं, या जितने भी हमारे बाकी चीजें लगती हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाती हैं। आज बहुत सिंपल सी एक बात कहता हूँ, बहुत सारे होम डेकोर के अंदर गौतम बुद्धा की फोटोज लगे होते हैं, खाली हेड लगा होता है। हाँ, देखा मैंने। दिस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। आज अगर मैं बात करता हूँ कि मैं दुनिया में अगर मैं सिर्फ फेस की बात करूँ, तो फेस क्या है? सिर्फ सोच ही तो रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना। एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म होती है गुरु चंडाल योग। अच्छा। गौतम बुद्ध हैं, वो क्या है? ज्ञान का कारक है। खाली सर क्या है? राहु का प्रतीक है। तो गुरु चंडाल योग एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स मैं ठीक हूं या मैं ही ठीक हूं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। डिल्यूजन। एग्जैक्टली, में इल्यूजन। मैं ठीक हूं बहुत अच्छी बात है, और मैं ही ठीक हूं इल्यूजन है। और गुरु चंडाल योग इल्यूजन क्रिएट करता है। आज आपके जो दर्शक हैं उनसे हम ये बात करके देखते हैं, आपसे ये बात करके देखते हैं कि किस किस के घर के अंदर खाली गौतम बुद्ध या किसी भी भगवान की या किसी भी इंसान की ऐसे सिर्फ खाली फेस की फोटो है, उस घर में इल्यूजन मिलेगा ही मिलेगा। होम डेकोर इतना मैटर करता है। अच्छा सर, ये भी सुना है मैंने कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में प्लांट्स नहीं रखने चाहिए। हाँ, देखिए इसमें भी ना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप नेचुरल प्लांट पूरे घर में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन इट शुड बी अ नेचुरल। ठीक है। लेकिन अगर मैं साउथ वेस्ट में प्लांट्स की बात करूंगा, आर्टिफिशियल प्लांट नहीं रख सकते। आप ध्यान से समझें, साउथ वेस्ट इज अ अर्थ एलिमेंट। ठीक है। ठीक है। आज कोई भी प्लांट अगर ग्रो करेगा तो क्या होगा? अर्थ को फाड़ के ही निकलेगा। आज अगर मैं पौधे का बीज अगर अर्थ में लगाता हूँ, जब वो पौधा ग्रो करेगा तो जमीन को फाड़ के पेड़ बनेगा ना। तो अगर मैं साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर ले आऊंगा, ठीक है, तो मेरी स्टेबिलिटी हिल सकती है, रिलेशन खराब हो सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज अगर मैंने नेचुरल प्लांट रखा होगा ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वही तो कहता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान। आज आपने मेरे से सुना क्या ग्रीन कलर नहीं रख सकते, आपने किसी को बताया, उन्होंने कहा ठीक है जी ग्रीन प्लांट नहीं रख सकते, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी प्लांट ही नहीं रख सकते। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ
सुन के वास्तु करने वालों की तादाद ज्यादा है कंपैरेटिवली पढ़ के वास्तु करने वालों से। सत्य वचन। मैं हमेशा एक लैंग्वेज कहता हूं, क्या सुन के क्या कोई अभी आज तक डॉक्टर बन पाया? नीट क्लियर करना पड़ता है, 5 साल पढ़ना पड़ता है, 2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद पीजी करना पड़ता है। पढ़ा तो डॉक्टर बना ना, यहाँ तो 50 यूट्यूब वीडियो देख के वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमेशा मैं कहता हूँ, किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए ना, लॉजिक समझिए ना। आपने पॉडकास्ट के पहले उसमें कहा था आजकल लॉजिक मांगते हैं। हम तो ये कहते हैं वास्तु की कोई भी रेमेडी की आप लॉजिक पूछ सकते हैं, वास्तु में कोई भी चेंजेस के लॉजिक पूछ सकते हैं। हम तो इतना ट्रेंड कर सकते हैं, किसी का घर देख के ये बता सकते हैं इस घर में ये दिक्कत है, अनलेस एंड अनटिल जब तक मेरे पास उसका मैप नहीं आएगा, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। आपने बात की कि मैं किसी भी घर में जाकर बता सकता हूँ ये दिक्कत है, तो इससे मैं एक वापस उस पॉइंट पे आती हूँ कि जब आप बहुत सारी जगह विजिट करते हो तो आपका प्रोफेशन नहीं है, तो आपको फील हुआ होगा कभी ना कभी तो कि किसी घर में जाके कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज है? बिल्कुल, बहुत फील होता है। अंदर घुसते ही पता चल जाता है यहाँ पे नेगेटिविटी है या नहीं है। क्या होता है ऐसा? मैं आपको भी बता सकता हूँ। आप किसी के घर में जाएं, 5 मिनट के लिए नंगे पांव घूम लें, 2 मिनट के लिए चप्पल उतार के घूम लें, क्योंकि कोई भी एनर्जी ना हमेशा अर्थ से आएगी। आप अगर पांव में चप्पल उतार के उस जमीन पे घूमेंगे तो आपको फील गुड फैक्टर हो रहा है, तो इसमें नेगेटिविटी नहीं है। इरिटेशन, सफोकेशन या कुछ ऐसे बॉडी में हलचल हो रही है, इट मीन्स नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी सिर्फ 2 चीजें प्रमोट करेंगी आपको। क्या आपकी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी को वो हिट करेंगी। आइदर उस घर में नेगेटिविटी वो क्यों है, क्योंकि उसका एंट्री गेट खराब होगा। अगर नेगेटिव एंट्री गेट होगा तो उस घर की एनर्जी भी नेगेटिव होगी। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल उस घर में रहने वालों के लिए मैं बता सकता हूँ। वो जब पूरे दिन अपना काम करते होंगे, कहीं आउटिंग पे जाते होंगे, सब कुछ ठीक रहता होगा, घर आते ही बहस झगड़ा या आलस शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर आप उनके घर जाएं, आपका कोई भी घर, आप भी विजिट करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के घर जाते हैं, अपनी फ्रेंड्स के घर जाते हैं, आप कभी भी ट्राई करके देखना, उस घर में नंगे पांव चल के देखना। अगर आप अपने आप को रेस्टलेस फील करें, अगर अपने को इरिटेटेड फील करें या आपको ऐसा लगे आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इट मीन्स नेगेटिविटी है। हाँ, मतलब जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है किसी भी घर की अच्छी एनर्जी या बुरी एनर्जी को, वो थ्रू क्लीनलीनेस किया है। वो घर मैंने अक्सर देखा है जहाँ पर डस्ट ज़्यादा रहती है, यहाँ जाले लगे होते हैं, तो वहाँ मेरा ऐसा मानना है कि लोअर बीइंग्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वहीं ज़्यादा चूहे भी आएंगे, वहीं मच्छर करकट भी आएंगे, और वहाँ पर फिर आपका मूड, चाहे वहाँ का वास्तु भी सही हो बट क्लीनलीनेस नहीं है, तो वहाँ नेगेटिव आपको फील होने लगता है। तो ये भी लिंक्ड है, 100% लिंक्ड है, डस्ट एंड क्लीनलीनेस। अभी मैं कहीं एक लेक्चर दे रहा था, वहां पे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, क्या सर ये बताएं कि अगर किसी को कुछ डायरेक्शन देखनी नहीं आती तो वास्तु की कोई ऐसे रेमेडी बताएंगे जिसको करते ही असर आ जाए। ठीक है, तो हमने उनको यही कहा कि घर को क्लटर फ्री कर दो, 50-60% आपका घर वैसे ठीक हो जाएगा। जो चीज अगर कहीं एक जगह कूड़ा पड़ा है तो धीरे धीरे वहां कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप एग्जाम्पल करिएगा, अपने घर के बाहर सिंपल सा एक छोटा सा कुछ भी खा के एक पॉलिथीन डाल दीजिएगा, 2 घंटे बाद वहां पे 20 पॉलिथीन और मिल जाएंगे, और 2 दिन बाद तो वहां 500 मिल जाएंगे। इट मीन्स क्लटर अट्रैक्ट करता है हर चीज। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिविटी नहीं कर सकता, और पॉजिटिविटी को खा जाएगा। तो इसलिए अगर आप क्लटर फ्री घर बना लेंगे ना तो 50-60% वास्तु वैसे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारे वास्तु में एक चीज और कहते हैं, आपने बात करी क्या जाले लगे हुए हैं, चूहे आ रहे हैं, एक बात आप मिस कर गए, किसी के घर में अगर बार बार जाले लग रहे हैं या दरारें आ रही हैं या इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं या दीमक लग रहा है, तो उस घर में पितृ दोष की निशानी है। वो अपनी पत्रियां चेक करवा लें किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, उनके घर में पितृ दोष की निशानी है ये। इसका सिंपल सा एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। साउथ वेस्ट में 2 जोन होते हैं, S8 और W1। W1 में दाल और चावल मिक्स करके रखना शुरू कर दें, एक डब्बे में रोज थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दें। जब वो डब्बा भर जाए वो किसी भी नीडी पर्सन को दें और उसके बाद से दोबारा भरना शुरू कर दें, घर से पितृदोष कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये पितृदोष की रेमेडी है। पितृदोष की बहुत बड़ी रेमेडी है किसी के घर के लिए। ये आपने अच्छा किया, ये रोक कर बता दिया आपने। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल और पूछूंगी कि मैंने कहीं सुना था कि सोने की जो साउथ डायरेक्शन होती है वो गलत होती है। बहुत अच्छा है जी। ये भी क्लियर कर दो। नहीं, उसके बाद और क्या सुना था, साउथ यम का स्थान होता है।
बताओ। हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं पाँव साउथ की तरफ लूंगा, या ऐसा सुना था किसी भी यमराज डेड आ यमराज आ जाएंगे, या ऐसे होगा कि साउथ की तरफ ही अब जब कोई डेड बॉडी जाती है तो वो साउथ की तरफ पाँव लेके जाते हैं उसके। देखिए बिल्कुल सही है, साउथ जो डायरेक्शन है वो यम की डायरेक्शन है। ऐसा तो है नहीं मैं साउथ की तरफ पाँव रखूंगा तो यमराज मेरी टांग पकड़ के ले जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए टोटली साइंस की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। हमारी बॉडी में आपने कभी सुना हीमोग्लोबिन होता है? बिल्कुल। अप डाउन होता रहता है। बिल्कुल। हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन पार्टिकल। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है तो वो मेरे बॉडी के आयरन पार्टिकल को भी तो मैनेज कर रही होगी ना। अगर मैं साउथ की तरफ पाँव करके सोऊंगा तो मेरा हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे मेरे पाँव में और मेरी बॉडी में दर्द रहेगा और मेरे को बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अब शास्त्री जी को ये नहीं पता कि क्या लॉजिक है, लेकिन ये पता है शास्त्री जी को क्या साउथ की तरफ पाँव नहीं करने। तो इसलिए पर्टिकुलर साउथ की बात कर रहा हूँ, साउथ वॉल की बात नहीं कर रहा। जब आप ग्रिड बनाएंगे तो हो सकता है सिर्फ एक ही कमरा ऐसा है, हर कमरे में साउथ की तरफ पाँव करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपके साउथ की तरफ, पर्टिकुलर साउथ क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री से 10 डिग्री पहले और 10 डिग्री बाद में प्रॉपर साउथ होता है। 22.5 डिग्री का एक जोन होता है, उस 22.5 डिग्री की तरफ पाँव नहीं करने, अदरवाइज आप कर सकते हो। तो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन की कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ की तरफ पाँव करके सोएंगे, आप लाइफ में एक्टिव रहेंगे, हेल्थ और वेल्थ दोनों मेंटेन रहेंगी। एक बहुत बड़ा मिस कम्युनिकेशन है, ईस्ट की तरफ पाँव करके नहीं सोना क्योंकि सूर्य उदय वहां से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का स्थान है, भगवान तो चारों दिशाओं में है, कहीं भी हो सकते हैं। सिर्फ साउथ की तरफ पाँव करके नहीं सोना, बाकी आप कहीं की तरफ पाँव करके सो जाते हैं। अब आप ये बताओ कि इंडिया में ऐसे कौन सी सिटीज हैं जो वास्तु के हिसाब से बनी है? देखिए रोज सिटी नहीं डेवलप हो रही है, कहीं से कहीं तक बहुत कहीं भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पिंक सिटी का, आपने नाम सुना? जयपुर। जयपुर आज तक फ्लरिश है, बहुत अच्छे रईस वहाँ रहते हैं, राजा महाराजा हैं। उदयपुर का नाम सुना? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज तक महाराजा वंशज वहाँ पे है, महाराजा अमरिंदर सिंह आज भी वहाँ के वो हैं राजा। चंडीगढ़ की बात करूँ, प्लांट सिटी है, हाईली फ्लरिशिंग। ऐसे बहुत सारी सिटीज नई डेवलप हो रही हैं। अभी गुजरात में दुलेरा डेवलप हो रहा है, बिल्कुल, दुलेरा भी वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। तो सिर्फ किस लिए? जो नई प्लांट सिटी हैं वो हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जयपुर में या चंडीगढ़ में या दुलेरा में कहीं भी वास्तु दोष नहीं है। आज सिटी की बात करूं तो हमेशा प्लांट सिटी कामयाब है, लेकिन अगर मैं वास्तु की बात करूं तो पर्टिकुलर एरिया का वास्तु चेक करना पड़ेगा। आपको बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। बॉम्बे जो है, नाम सुना है? बिल्कुल। क्या चीज है बॉम्बे? महानगरी और माया नगरी, स्कैंडलस लाइफ। आज ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ और सिर्फ हर कोई बॉम्बे जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए, फ्लरिश होने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए? क्योंकि फायर है वहां पे, लेकिन फायर के साथ सी भी है, वाटर भी है। क्या वहां पे अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, फायर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है। क्या पैसा भी बहुत है, माया नगरी भी है और महानगरी भी है। तो सिटीज इतना मैटर करती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि पुराने एंशिएंट इंडिया में राजा महाराजाओं का वास्तु अलग होता था और प्रजा का वास्तु अलग होता था, ताकि प्रजा का राजा महाराजा वाला वास्तु ना हो, वो आगे ना बढ़ जाए, और बहुत टैक्टिक्स होती थी। ऐसा भी बिल्कुल ठीक है। पहले वास्तु या एस्ट्रोलॉजी होती राजा महाराजा की थी, अच्छा, प्रजा की तो होती नहीं थी। क्योंकि राजा महाराजा अगर स्टेबल हैं या फ्लरिश हैं तो उनकी प्रजा फ्लरिश है। अगर राजा महाराजा ने किसी के आगे घुटने टेक दिए तो पब्लिक भी क्या कर लेगी। लेकिन आज के उसमें मैं दो चीजें और कहता हूँ, अगर किसी को राजा महाराजा बनना है तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी पे चला जाए। कर्म तो आप करोगे, क्योंकि कर्म तो करने पड़ेंगे। क्या राजा कर्म नहीं करता था? वास्तु का मतलब क्या है? हम आपकी पहुंचने की, आपके टारगेट पे पहुंचने की गति को बढ़ा सकते हैं, वाह, या उसके हर्डल्स कम कर सकते हैं। कर्म आपको करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि ये बात तो मैंने नोटिस की है कि अगर मेरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो, मेरी मैजिक फ्रेटर्निटी में भी हो, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, दिग्गज बिजनेसमैन को हम देख लें, सब काम कर रहे हैं, सबके सिस्टम्स हैं, सब जहाँ भी हैं अपने काम की वजह से हैं, अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से हैं, अपने टीम की वजह से हैं, अपने सिस्टम्स की वजह से हैं, मगर सब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। मैंने आपको क्या कहा, वास्तु एस्ट्रोलॉजी आपके काम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको काम। आपको
पर्टिकुलर किसी चीज की अगर चाह है तो हम उसको वास्तु में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी ग्लैमर इंडस्ट्री है, आपके पॉडकास्ट हैं, आप अपने ऑफिस के पर्टिकुलर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अपना लेबल और एम्बलम लगाना शुरू करते हैं, आप ब्रांडिंग जोन में चले जाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका मैंने वास्तु करा है और उनके पर्टिकुलर अवार्ड और रिवॉर्ड नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगवाए हैं, फ्लरिश करना शुरू कर गए हैं। लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक चीज सिखाती है, आपको डिसिप्लिन के साथ चलना है। वास्तु आपको आलस फ्री बना देगा। अगर आप काम ही ना करें, सिर्फ वास्तु करा ले तो कोई फायदा नहीं है, मत कराओ वास्तु। मैं हर एक को एक चीज कहता हूं, कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी वास्तु कराने का फायदा है। आप सिर्फ वास्तु करा के ये सोचे कि अपने आप पैसा आ जाएगा तो भूल जाए। अच्छा, ये भी पूछना है मुझे कि ऐसे भी घर होते हैं जिनका घर का सेंटर ब्रह्म स्थान जो होता है वो खराब होता है, तो उसकी भी कोई रेमेडी होती है? बिल्कुल होती है। मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि जी बहुत सारे वास्तु शास्त्री एक चीज कहते हैं, ब्रह्म स्थान की कोई रेमेडी नहीं करनी। अरे वो उत्पत्ति है एनर्जी की, कैसे रेमेडी नहीं करनी? अगर ब्रह्म स्थान पे कोई स्टेयर्स आ जाएं, पिलर आ जाए, तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। आप अपने एरिया में कहीं भी देख लें, आपके यहाँ पे आपके स्टूडियो के आसपास कोई मॉल हो, कोई मॉल ऐसा होगा जो बिल्कुल नहीं चलता होगा, कोई ऐसा थिएटर होगा जो बिल्कुल नहीं चलता होगा, वहाँ चेक करना ब्रह्म स्थान में या तो बहुत बड़ा पिलर होगा या स्टेयर होंगी। अगर ब्रह्म स्थान में कोई पिलर या स्टेयर आ जाए तो ग्रोथ बिल्कुल डेड हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रह्म स्थान की रेमेडी नहीं करनी। तो रेमेडी का मतलब वो वहाँ से हटाना होगा स्टेयर? देखिए, ये पहली बात तो जब कंस्ट्रक्शन प्लान करें उस टाइम हम वहाँ बनाए ना। अगर बन गया है तो उसकी वास्तु ग्रिड मैप देख के हम ये प्लान कर सकते हैं कि वो ब्रह्म स्थान में किस पोजीशन पे आ रहा है। क्योंकि ब्रह्म स्थान भी एक दो होते हैं, एक सूक्ष्म ब्रह्म स्थान होता है, एक ब्रह्म स्थान होता है। अगर वो कहीं भी ब्रह्म स्थान में आ रहा है तो हम उसको बहुत इजीली मैनेजेबल है। लेकिन अगर वो सूक्ष्म ब्रह्म स्थान है तो उसके लिए हमको रेमेडी प्लान करनी पड़ेगी और बहुत क्रिटिकल रेमेडीज हैं। अच्छा। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वास्तु। ठीक है, वो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो 100% फेक है जो ये कहते हैं कि ब्रह्म स्थान में कभी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप कोई भी केस ऐसा दीजिए जहां पे ब्रह्म स्थान में वो मना करते हैं रेमेडी नहीं करनी चाहिए और मैं करूंगा, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वास्तु। और ब्रह्म स्थान की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, जब कभी घर बन रहा हो तो दूध में केसर मिला के ब्रह्म स्थान में जरूर डालना चाहिए। आपका घर टाइम से पहले बनेगा और बिना हड़ल के बनेगा। अच्छा, ये पॉसिबल है कि किसी भी एक घर का 100% वास्तु अचीव किया जा सकता है? 100% पॉसिबल है जी, 100%। लेकिन उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रह जाएंगी। जब वास्तु लिखा गया था, मैं जो विश्वकर्मा प्रकाश की बात कर रहा हूँ या रावण संहिता की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मंदिर और टॉयलेट घर से बाहर होते थे। आज अगर 4 बेडरूम अपार्टमेंट है तो 5 टॉयलेट होंगे। सही बात कह रहे हो। तो इसलिए तो परेशानी है, मंदिर भी घर के अंदर होगा। पहले मंदिर और टॉयलेट घर से बाहर होते थे, तो इसलिए वास्तु परफेक्ट होता था। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूँ, वास्तु ऑस्पिशियस घर बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। माइट भी पॉसिबल उसमें कमरे का साइज कम हो जाए, माइट भी पॉसिबल 4 की जगह 3 टॉयलेट बन जाए, लेकिन हो सकता है जी। बट लोग वो कॉम्प्रोमाइजेस कराने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, फिर प्रॉब्लम्स बियर करने के लिए तैयार रहे। सही बात है। ऐसा भी माना जाता है कि चलो आपने जितनी कोशिश की, आपने जितना भी % वास्तु अचीव कर लिया अपने घर पे, उसके बाद आप हवन करा लो तो सारे दोषों का नाश हो जाता है। देखिए, हवन हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दोषों का नाश नहीं होता। आज अगर आपके सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन के कारण सर दर्द, तो माइग्रेन की दवाई ले लेंगे, सर दर्द ठीक हो जाएगा। बॉडी एक हो रहा है तो बॉडी एक, लेकिन आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना। हवन सिर्फ एक मेडिसिन है। आप अपने घर में हर 3 महीने में हवन कराते रहें, आपके घर में एनर्जी भरती चली जाएगी। लेकिन ड्रेन भी तो हो रही है ना साथ साथ। उस ड्रेनेज को रोक के अगर आप हवन कराएंगे ना, वो एनर्जी हमेशा के लिए रहेगी। ऑलराइट भूपेश सर, वास्तु में आप बहुत सारी चीजें देखकर पता लगा देते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि ये गलत हुआ होगा, ये सही होगा, है ना। दिशाओं के आप डॉक्टर हो। मैंने यहाँ पर उसी कंटेक्स्ट में आपके लिए एक प्रेडिक्शन निकाल के रखी है। यहाँ पे हम गेम खेलने वाले हैं। जो हम गेम खेलेंगे उसके बाद हमारे लास्ट 2 कार्ड्स विल मैच। ओके, ठीक है। तो गेम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, ब्लैक और रेड। तो आपको कौन सा पसंद है?
रेड। रेड क्या बात है, वो तो आप डिपिक्ट कर ही रहे हो कि आप मैम से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यू कैन कीप दिस कार्ड्स इन योर हैंड एंड मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेती हूँ, आपके पास रेड है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रेडिक्शन रखी है जिसके ऊपर लिखा है लास्ट टू कार्ड्स मैच। तो हम एक एक करके वी विल स्पेल द वर्ड। जैसे कि पहला वर्ड है लास्ट, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, KLAS और T। उसके बाद जो कार्ड बचता है मैं उसे यहाँ रख देती हूँ, आप भी रख दो अपना टॉप कार्ड यहीं पे रखना है, ठीक कार्ड, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है 2। अब आप क्या चाहते हो, इसे मैं स्पेल करूं या आप स्पेल करोगे? मैं करूंगा। ठीक है, क्या आपने पहले से अरेंज करके रखे हैं? हाँ बिल्कुल, TWO। अब इसका जो पहला कार्ड है ना यहाँ रख देते हैं, बिल्कुल मैं भी रख देती हूँ। अब आप बताओ कार्ड्स को आप स्पेल करोगे या मैं स्पेल करूँ? बिल्कुल आप करो, आपकी फ्री विल है। CARDS और ये कार्ड हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलो आपका चांस दिया, ठीक है। आप चाहते हो मैच मैं करूं? हाँ। मैं यहाँ पे M करती हूँ, आप बताओ A मैं करूं या आप करोगे? मैं करूंगा। ठीक है। A T वो भी मैं करूंगा। ठीक है। C वो भी मैं करूंगा। H वो आप करोगे। ठीक है, H राइट, इसे यहाँ रख देते हैं। अब हमारे पास आखिरी 2 कार्ड्स ये बचे, बट इसको पलटने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि पूरी गेम आपने खेली है। मैंने पहला कार्ड आपको समझाने के लिए ऐसे किया था। आप चाहते तो मुझे भी बोल सकते थे, बिल्कुल। आप चाहते तो मैच पूरा कर सकते थे, बट आपने मुझे थोड़ा सा एच दे दिया। द एंटायर गेम वाज एक्चुअली लेड बाय यू, मैंने कुछ नहीं किया, राइट, एक्सेप्ट आपके समझाने को। बिल्कुल। मगर देखते हैं व्हाट आर आवर लास्ट 2 कार्ड्स। दैट्स लास्ट 2 कार्ड्स मैच फॉर यू एवरीबॉडी। और जाने से पहले मैं बता दूं कि सिर्फ लास्ट 2 कार्ड्स नहीं, यहाँ पर आपके सारे बिल्कुल सारे कार्ड्स मैच। क्या आप हाथ से खोलने में मैजिक कर रहे हो? बिल्कुल टेक योर टाइम। दैट्स लास्ट, नॉट जस्ट लास्ट 2 कार्ड्स बट एवरी कार्ड मैचेस इन द एंड। थैंक यू सो मच, ग्लैड यू लाइक्ड इट। अब ना मैं आपसे ये जो सारे सवाल कर रही हूँ मैं वही कर रही हूँ जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं। तो ये एक और चीज़ मैंने पाई कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। तो उनकी ये मान्यता है कि क्योंकि हम इस घर में रहते आ रहे हैं, इससे पहले वाले जो हमारे पूर्वज थे वो भी इसी घर में रहते आ रहे हैं, और इसी घर की वजह से इस पूरे घर में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। तो क्या कोई जेंडर स्पेसिफिक वास्तु भी होता है? देखिए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जिस घर में बेटियां हैं वहाँ खुशहाली ज़्यादा है। इंडीड। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जिस घर में बेटियां हैं वहाँ खुशहाली ज़्यादा है। लेकिन आज अगर हम फीमेल चाइल्ड की बात करें, जिसका भी घर का, आई एम नॉट सेइंग द फेसिंग, ओके, एंट्री गेट अगर ईस्ट साउथ ईस्ट के E2 के अंदर है तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर द फीमेल चाइल्ड ओनली। अच्छा, ये पहले ही प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि इस घर में लड़की होगी। अगर उस घर का E2 का एंट्री गेट है, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर द फीमेल चाइल्ड। ऐसा लड़की के लिए भी कह सकते हैं? N3 और S3। अच्छा, तभी मैक्सिमम लोग नॉर्थ फेसिंग घर ढूंढते हैं। अच्छा, ओ, तो अगर N3 S3 का एंट्री गेट होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर द मेल चाइल्ड। ओके, अगर मेरा E2 का एंट्री गेट होगा हम्म, तो उसके अंदर फीमेल चाइल्ड की मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक। दूसरा, अगर E2 डिस्टर्ब है हम्म, तो लेडी कंसीव भी नहीं कर पाएगी, अच्छा, वाह, क्योंकि E2 पे एक देवता है पार्जन्य। हम्म, उन देवता का काम है रिप्रोडक्शन, अच्छा, और जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो फीमेल के पास ही है। तो इसलिए अगर E2 का एंट्री गेट होगा तो फीमेल चाइल्ड भी होंगी, या अगर डिस्टर्ब होगा तो कंसीव भी नहीं होगा। और तीसरा, अगर किसी की कंसीविंग में दिक्कत आ रही है तो हम सिर्फ E2 की रेमेडी कर लें तो कंसीविंग हो जाएगा। वाह, मतलब अभी तक मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो लड़कियां डॉक्टर्स के पास सालों लगा देती हैं। मेरे पास 5 ऐसे केस हैं जिनको 18 से 20 साल शादी के बाद कंसीविंग हुई है, और सिर्फ E2 की रेमेडी करने से, सिर्फ E2 की रेमेडी कर। क्योंकि आप जब बैठकर सुनते हो और आपको ऐसे इस सीट पर ज्ञान मिल रहा है तो आपके और तक्षु खुलते हैं कि अच्छा बिल्कुल ये भी खुलते होता है, अच्छा ये भी होता है। दिस इज़ वेरी एनलाइटनिंग। अब हम ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बट जाते जाते थोड़ा सा स्पिरिचुअल टेंजेंट में मैं बात करना चाहूँगी। वो ये है कि सर, हमारे बहुत सारे, हम भारत देश बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार का कल्चर का, रिलीजन का देश रहा है, और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत शक्तिपीठ है।
बहुत सारे हैं, बट फिर भी ऐसा है कि कुछ की मान्यता बहुत ज़्यादा है और कुछ को हम बिल्कुल भी नहीं जानते, तो वो भी वास्तु से गवर्न्ड होते हैं। 100%। आप बताना चाहोगे कुछ मंदिरों के देखो, ये तो वास्तु और स्पिरिचुअलिटी का मिक्सचर है। इसके अंदर मैं एक सिंपल से कहता हूँ कि सारी डायरेक्शन प्रभु की है, लेकिन आज कुछ मंदिर की बात, सपोज कर हम जगन्नाथ मंदिर जी लेते हैं जो पुरी के अंदर है, वो 100% वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। आप कोई भी और मंदिर ले लें जी, जिसके अंदर भगवान का जो मेन स्टैचू है, अगर वो वेस्ट में लगा और ईस्ट फेसिंग है, वो शक्ति पीठ बन जाएगा। आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर को चेक कर लें, जो प्योर वेस्ट में मूर्ति होगी ना, आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इच्छा पूर्ति का जोन है, वरुण देव की निशानी है वो जी। तो वरुण देव का मतलब क्या है? समुंदर, अतः समुंदर, जहां से सब कुछ मिलता है। समुंदर मंथन में भी तो क्या हुआ था? सब कुछ वहीं से तो मिला। तो इसलिए कोई भी शक्तिपीठ तब बनेगा जब उसकी पर्टिकुलर मूर्ति वेस्ट में लगी और ईस्ट फेसिंग होगी। दूसरा, जगन्नाथपुरी जी की बात करूं, वहां 4 द्वार हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मतलब आज उनको द्वारों के नाम दिए हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 द्वार हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वाह। पूरा मंदिर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। आज अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो वहां पे ध्वजा लहराती रहती है, उसकी कोई शेडो नहीं आती मंदिर की, उसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं जाते, तो क्या है? साक्षात प्रभु है ना वहां पे। तो इसलिए वास्तु की बात करेंगे, वो मैंने बता दिया। शक्तिपीठ की मैं अगर बात करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कहीं भी जाके देख सकते। बहुत खूबसूरत। तो इंडिया तो है ही खजानों से भरा। बिल्कुल। बट ये एक कॉन्वर्सेशन रही है सर हमारी बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्वर्सेशन आप इसे कह लो, जो बिगिनर्स के लिए है, जिसमें हमने बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा डिस्कस की हैं। प्रॉब्लम के बाद एक बिगिनर लेवल पे एक बहुत अच्छी चीज़ और बताना चाहूँगा। आप अपने उसके अंदर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइफ में आपका जो टारगेट हो, जो बनना है, सिर्फ उसकी इमेज या पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में लगा लें, आप वैसा बन सकते हैं। वाह। सबके लिए है ये, सबके लिए है। क्या अगर आपका जो आइडियल पर्सन है लाइफ में, आपको वैसा बनना है, तो उसकी पिक्चर, इमेज या कुछ नॉर्थ ईस्ट में रख लें, आप वैसा बन जाएंगे। जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हमेशा यही कि हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और घर को क्लटर फ्री रखो। जितना क्लटर फ्री घर रखेंगे, आपको वास्तु की नीड नहीं पड़ेगी। भूपेश सर, ये बहुत ही एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन थी मेरे लिए, बहुत मज़ा आया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बेसिक लेवल पे आकर हमको समझाने की कोशिश की, बट अब प्रॉमिस करो कि आप वापस आओगे एक सीक्वल एपिसोड के लिए। पक्का जी, है ना, जिसमें हम और एडवांस्ड बातें। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट, आपके जो भी लोग देख रहे हैं इसको, वो जरूर आपको कमेंट करें कि अगला सीक्वल किस टॉपिक पे बनाना है, किस टॉपिक पर आप इस एपिसोड का सीक्वल देखना चाहोगे। प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड यहाँ तक देख चुके हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और पता है, जब मैं एपिसोड ये करने बैठी तो मुझे ना वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब करने बैठी तो पता चला इतना बड़ा समुंदर है कि इसमें तो कूदते जाओ। एंड ये एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, बेसिक बिगिनर फ्रेंडली एपिसोड है, बट मैं उम्मीद करती हूँ हम लौट के आएंगे एडवांस्ड एपिसोड्स के साथ, क्योंकि शायद सीरीज़ के साथ भी, क्योंकि इस एपिसोड करने के बाद ना आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस स्टडी ऑफ डायरेक्शंस। वेल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल। हम 16 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं, बट हमें आगे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। एंड कीप शेयरिंग द पॉडकास्ट, कीप प्रमोटिंग द पॉडकास्ट। अगर आपको मैजिक टाइम सेगमेंट पसंद आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इंस्पायर्ड बाय प्राजक्ता कोहली। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी मैजिकल एंड informational podcast that we upload on the channel. And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. I will see you again on every Thursday 8:30 p.m.